2027 के लिए अखिलेश यादव ने दागियों को दूर से नमस्ते वाला प्लान बनाया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने डिजिटल योद्धाओं के साथ मिलकर सपा नेताओं की रीब्रांडिंग का खाका खींचा और इसी के जरिए 27 का रण जीतने की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के फॉर्मूले को भी धार देना शुरू कर दिया। उधर योगी की पैनी नजर सपा की सभी दाव पर बनी है और इसमें उन्हें साथ मिल रहा है सीधे मोहन भागवत का। योगी ने जीत की हैट्रिक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्या है पूरा एक्शन प्लान, देखिए ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। शपथ अब 2027 में होगी। बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक्सेप्टेड है, बंगाल एक्सेप्टेड है। आज जो बंगाल को टारगेट करे वो चार नाम में जाए। ये फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा दीजिए और जो अगड़ा पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है, इसका कमल खिला करके इनको इनकी औकात बता दीजिए। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल चुनाव का सारा तनाव यूपी ट्रांसफर हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान बंगाल के लिए हुआ है, लेकिन रणनीतिक धार 2027 के यूपी चुनाव को दी जा रही है। अखिलेश यादव टेंशन में हैं। लखनऊ के सपा दफ्तर आकर भैया भैया कहकर सेल्फी लेने वाले नेताओं को हिदायत दे रहे हैं। सिर्फ चेहरा चमकाने के नाम पर लखनऊ आकर बैठने वालों को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर सख्त नियम तय कर दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि इस बार दागी नेताओं को नो करने का प्लान है। अखिलेश यादव ने सख्त हिदायत अपने पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को दी हुई है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों पर ही दाव लगाएगी जिनकी इमेज जनता के बीच अच्छी होगी, ताकि सत्ताधारी पार्टी को भी उंगली उठाने का मौका ना मिले और जो विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव जीत कर पहुंचे उनकी इमेज भी अच्छी हो और जनता के बीच लोकप्रिय हो। सिफारिश पर जो टिकट देने की परिपाटी समाजवादी पार्टी में बनी हुई थी, उसे अखिलेश यादव तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीते विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया था, नई हवा है, नई सपा है, वैसा ही फॉर्मेट इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए रखा हुआ है। अखिलेश यादव ने डेटा निकालना शुरू कर दिया। सपा दफ्तर में कौन आया, कितने बजे आया, क्यों आया, कब तक वहां रहा, किससे किससे मिला और कितनी बार पहले आ चुका है, इसकी पूरी लिस्ट निकाली जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर यह डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इसके तहत आगे की रणनीति बनाने और टिकट बंटवारे का काम हो रहा है। अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में लगभग 200 से 300 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक उन्होंने की और इस डिजिटल योद्धा बैठक के जरिए मिशन 2027 के तहत अखिलेश यादव अपने नेताओं की इमेज बिल्डिंग करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक बैठक में अखिलेश यादव ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जिताऊ कैंडिडेट से बात नहीं बनने वाली, कैंडिडेट की छवि भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दागी नेताओं को दूर से नमस्ते का प्लान है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए ये ध्यान रखें कि कुछ भी विवादित ना हो जिससे पार्टी की छवि पर नेगेटिव असर पड़े। इतना ही नहीं, अखिलेश ने ये भी साफ किया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों के बीच जाकर जमीन पर मेहनत करनी होगी और लोगों का भरोसा जीतना होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सिर्फ सिफारिश या पुराने रिश्तों से टिकट नहीं मिलेगा। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पीडीए फॉर्मूला को और मजबूत करना होगा। पार्टी सत्ता में एक स्वच्छ छवि के साथ आना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार पीडीए को प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है, उसको खत्म करना चाहती है। वैसे भी जो भी विधानसभा के उम्मीदवार हों वो ईमानदार हों और उनकी एक समाज में छवि हो, क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परसेप्शन बिल्डअप करने का काम किया है, जिस तरह से उनकी जो लिस्ट है उसमें दागी जो उम्मीदवार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाते हुए नजर आती है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी यह दावा किया था
समाजवादी पार्टी ने स्लोगन दिया था, नई हवा है, नई सपा है, लेकिन अखिलेश यादव जी के सारे दावे फुस हो गए थे। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पेडल बिना अपराधी माफियाओं के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। अब माफियाओं से गलबहियां करना समाजवादी पार्टी के चरित्र में है और इसीलिए समाजवादी पार्टी दागी उम्मीदवारों के साथ ही जाती है और समाजवादी पार्टी फिर जाति जमात के आधार पर कैसे अपराधियों के साथ लेकर के ही वो चुनाव में आगे बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी के इस असली चरित्र को, असली तेवर और कलेवर को जनता पहचानती है। यानी साफ है कि चापलूसी करने वाले सारे नेताओं के पर कतरने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। लेकिन सवाल है कि ये दागी नेताओं से दूरी की नीति इस वक्त क्यों सामने लाई गई है? क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला है, जिसे आधार बनाकर अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और इसी प्लान के बूते अब अखिलेश 2027 में शपथ लेने की गारंटी दे रहे हैं। शपथ अब 2027 में होगी, बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं, चाहे ये विस्तार करें चाहे सिकुड़ जाए, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 65% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए थे। 347 उम्मीदवारों में से 224 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। जीते हुए कुल 111 विधायकों में से 71 यानी 64% पर आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के चुनकर आए कुल 37 सांसदों में से 21 यानी करीब 57% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 17 सांसदों पर हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी रीत को बदलते हुए अखिलेश यादव ने जो नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया था, उस पर अब पार्टी खुलकर बैटिंग करती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि भले ही 2024 में यूपी में उनका परफॉर्मेंस सटीक बैठ गया हो, पर बिहार की हार भी किसी से छिपी नहीं है, जहां ना एसआईआर का मुद्दा चला और ना ही जाति जनगणना का। यही वजह है कि अखिलेश किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। पीडीए को लामबंद करने के लिए वो एक तरफ काशीराम के नाम पर दलित और पिछड़ा वोट बैंक इकट्ठा करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ आरक्षित सीटों के साथ सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारने का प्लान बना रहे हैं। पिछड़े वर्गों में से कुर्मी समाज को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला लोकसभा में भी सफल रहा था। और तो और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटरों को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जिसका बेस अखिलेश शंकराचार्य वाला मुद्दा उठाकर तैयार कर रहे हैं। और इन सबसे वो मुस्लिमों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि पिछड़ों और दलितों के साथ एक बड़े सामाजिक गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अगर टिकट बंटवारे में कम मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया जाएगा तो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अखिलेश के मेगा प्लान पर नजर बनाए हुए नहीं है। एक एक दांव को जांचा जा रहा है और उसके लिए काउंटर प्लान तैयार किया जा रहा है। बीजेपी यूपी में हैट्रिक जमाने की रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटती दिख रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट के विस्तार के बाद अब हर नजर यूपी की ओर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई भाजपा की हाई लेवल मीटिंग ने सबका ध्यान खींचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक में संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार की भी मौजूदगी रही। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आरएसएस पदाधिकारियों की लगातार उपस्थिति ने एक अलग संदेश दिया। सिर्फ मार्च में 4 बार योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात की है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2018 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले 2021 में भी सीएम योगी ने ये समन्वय बैठकें की थी और बीजेपी ने दोनों ही चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। ये महज संयोग हो सकता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ऐसी बैठकें नहीं हुई और यूपी में पार्टी की सीटों की संख्या 62 से घटकर 33 रह गई। यही वजह है कि सीएम योगी की आरएसएस के साथ इन मीटिंग्स को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। सीएम योगी के आवास पर हुई बैठक में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन पर भी मंथन हुआ। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। साथ ही यूपी बीजेपी की नई कमेटी पर भी विचार किया गया है। प्रदेश के आयोग निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर जोर दिया गया। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश इस बैठक से गया है। संघ के साथ मिलकर काम करने पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है और सबसे अहम माना जा रहा है कि बीजेपी की डी पॉलिटिक्स को जो अखिलेश का पीडीए का किला धराशायी करने में मदद करने वाली है। हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और मैं कहना चाहता हूं आज 9 वर्ष पूरे होने पर श्री अखिलेश यादव जी, अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। 2047 तक आपका नंबर आने
वाला नहीं है। ये फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा दीजिए और जो अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है, इसका कमल खिला करके इनको इनकी औकात बता दीजिए। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। बीजेपी ने दलित पॉलिटिक्स साधने के लिए नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। पार्टी की रणनीति के केंद्र में दलित महापुरुष, उनकी विरासत और समाज के लोगों से लगातार संवाद है। इस संवाद के जरिए समाज के निचले हिस्से तक पार्टी अपने संदेश और कार्यों को पहुंचाने की तैयारी में है। कोशिश सिर्फ बीजेपी की ओर से ही नहीं हो रही। यूपी में खोई साख पाने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर यूपी भर में 375 न्याय योद्धाओं की नियुक्ति करने का ऐलान किया है। वहीं अखिलेश के पीडीए की काट के लिए मायावती अपना दलित मुस्लिम ओबीसी यानी डीएमओ फॉर्मूला लेकर आई है। मायावती अब अखिलेश यादव की मुस्लिम मुद्दों से दूरी का फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने बिहार के नतीजों के बाद मुसलमानों का रुख बदल सकता है और मायावती से भाप चुकी है। मायावती अपने कोर दलित और पिछड़े वोट बैंक में अब मुस्लिमों को भी जोड़ने का प्लान बना रही है। इसके तहत अब मायावती बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को ला रही हैं। मुस्लिम नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और बीएसपी सरकार में मुस्लिमों के लिए किए गए कामों की फेहरिस्त गिना रही है। और तो और समय समय पर अखिलेश के पीडीए को छलावा बताती आ रही है। समाजवादी पार्टी के जब यूपी में सरकार थी, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वैसे मायावती के एक्टिव होने से पश्चिमी यूपी में अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोट प्रभावशाली हैं। मायावती की रणनीति का सीधा असर इंडी गठबंधन पर पड़ सकता है। अगर मुसलमान बीएसपी के साथ लौटता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी तो इससे बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। यही समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सब अपने अपने हिस्से का दांव चल रहे हैं। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। बंगाल में अखिलेश यादव सीधे सीधे ममता बनर्जी को इंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई अकेली लड़ाई लड़ रहा है तो वो है ममता बनर्जी। तो वही असम के मुद्दे पर कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट इंडिया गठबंधन को है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़कर के भी सबका मुकाबला कर रही हैं। तमाम विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप भी तैयारी कर रहे हैं। असम में भी आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगले हफ्ते नोएडा से आप रैली की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी चुनाव के लिए? आप लोग अपने सब कैमरे लेके आना, तब देखना। असम में भी चुनाव लड़ रहे हैं कितनी सीट्स पे? हाँ, असम में पार्टी नहीं लड़ रही है। पार्टी अपना समर्थन देगी इंडिया गठबंधन को और भविष्य में चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव जानते हैं कि असम में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन बंगाल की स्थिति अलग है। बंगाल में ममता विपक्ष की तरफ से इकलौता चेहरा है और क्षेत्रीय पार्टी इससे आती है। अगर इस बार भी बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में दीदी सफल हो जाती है तो ये एक तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस के लिए मैसेज होगा और इसका सीधा असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा। अगर बंगाल में ममता जीत जाती हैं तो इसी तर्ज पर अखिलेश विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का झंडा और ऊंचा करने के लिए खुद का नाम आगे कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल यूपी के टिकट बंटवारे में कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पिछले कुछ घंटे के दौरान